हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, पता है कौन सा लेसन 5.3 और उसका 17 नंबर क्वेश्चन 16 पढ़ चुके हैं। आज जो क्वेश्चन बचे हैं वो पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेसन में भी अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो पढ़ा जाएगा, ठीक है। और उससे जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक स्कूल है और उसमें 10 क्लास है, यानी कि क्लास 1 है, 2 सेकेंड है, थर्ड है, यानी क्लास 1 से लगा है 10 तक है, ठीक है। और हर क्लास में 3-3 सेक्शन चलता है, यानी 3 वर्ग हैं। जैसे क्लास 1 में 3 हिस्सा है, यानी क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। ऐसे ही क्लास सेकेंड में 3 हिस्सा है, क्लास 1 सेकेंड A, सेकेंड B, सेकेंड C। समझ में बता रही। इस तरीके से हर क्लास में 3-3 हिस्सा है। लेकिन सवाल में ये कहा गया है कि हर क्लास के जो सेक्शन है वो अपने नंबर ऑफ क्लास के हिसाब से पौधा लगाएंगे। जैसे क्लास 1 वाले एक में पढ़ रहे हैं इसलिए वो एक पौधा लगाएंगे, लेकिन चूंकि 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन है इसलिए एक 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 पौधा लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्लास 2 वाले 2 में पढ़ते हैं, 2 वाले 2 में हैं तो वो 2 पेड़ लगाएंगे, लेकिन चूंकि 2 वाले 3 कमरे में इसलिए वो हर कमरे वाले 2-2 लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से 3 वाले 4 वाले और कर करा के क्लास 12 वाले तक, ठीक है। तो क्लास 12 वाले में भी यही करेंगे कि क्लास 12 वाले 12 पेड़ लगाएंगे, दूसरे सेक्शन वाले 12 पेड़ लगाएंगे, तीसरे सेक्शन वाले 12 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम इस सवाल को लगाने के लिए आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी प्रश्न के अनुसार या शर्त के अनुसार। हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में मैं बोल दूंगा कि हर कक्षा और उनके वर्ग है ना द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या होगी। एक वाले एक एक पेड़ लगाएंगे लेकिन 3 सेक्शन है, समझ में बता रही है। तो कुल कितने पेड़ हो गए 3। फिर क्लास 2 वाले उनके भी 3-3 सेक्शन है, कितना पेड़ लगाएंगे 2, 6। फिर क्लास 3 वाले उनके भी 3 सेक्शन है, कितना कितना पेड़ लगाएंगे, हर एक सेक्शन 3-3 पेड़ लगाएगा, कितने हो गए 9, ठीक है। तो इस तरीके से। और हिंदी में इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे कि द नंबर ऑफ ट्रीज planted by the students of each class here is 1 into 3 is equal to 3, 2 into 3 is equal to 3, 3 into 3 is equal to 9। इस तरीके से कर करके ये चीज़ आप कॉमा लगा लगा के क्या हो जाएगा 12 into 3 is equal to 36। अर्थात ये एक एपी में होंगे, ठीक है। अगर हम इनको लिखें तो ये हो जाएगा 3, फिर 6, फिर 9, इस तरीके से करके कितना 36। तो अतः यह क्या होंगे एक समांतर श्रेणी में होंगे, या हेंस इट इज एन एपी, इसलिए यह एक एपी है या एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। मैं इंग्लिश में हिंदी दोनों बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो अब पूछा गया है कि कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे, यानी सम ऑफ द ट्रीज। तो कुल का फार्मूला होता है SN बराबर होता है एक, यहाँ पर अगर हम करें तो ये वाला ज़्यादा इजी हो जाएगा A + AN। क्यों हमको ये वाला लिख रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि कुल मिला के 12 क्लास हैं। तो जब कुल मिला के 12 क्लास हैं तो n की वैल्यू तो हो गई 12, ठीक है। और पहला पद हमारे पास है कितना 3, ये 3 है, और लास्ट पद हमारे पास कितना है 36 है, यानी AN की वैल्यू कितनी है 36 है, जिसको हम लास्ट टर्म कहते हैं। L से भी दिखाते हैं इसको, हम किससे दिखाते हैं L से। तो ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला है, हम इसी फार्मूले पर क्या करेंगे रख देंगे, यानी कि 12/2 और यहाँ हो जाएगा 3 और प्लस 36, 2 6 12, यानी कि 6 into 39। तो 6 में आप 39 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 9 54, यानी 234, ठीक है। तो 234 पेड़ जो है वो लगाए जाएंगे, सारे क्लास वाले मिलके 234 पेड़ लगाएंगे। समझ में बात आ रही है, ठीक है। उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ, अब ये 17 था, ये 18वां है। 18वां हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं है आपको है, हिंदी और इंग्लिश से लेना देना नहीं है।
लेना देना ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले की किताब में इंग्लिश में लिखा होगा, अभी मैं देख रहा था इंग्लिश में, अभी हिंदी में मैं लिख दे रहा, यहाँ पर है। ये देखिए एक स्पाइरल है, इसको स्पाइरल बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धवृत्त है, ये सर्पिल बोला गया। स्पाइरल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सर्पिल बोलते हैं। तो ये एक सर्पिल है, यानी अर्धवृत्त है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखिए ये एक, ये आधा है, ठीक, एक आधा, फिर ये दो आधा, फिर ये तीन आधा सर्किल, फिर ये चार आधा सर्किल। इस तरीके से ये 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13। कुल मिला जुला के ऐसे जो है कुल कितने सर्किल हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो 13। कितने हैं? कुल 13 क्रमागत अर्धवृत्त, यानी 13 हाफ सर्किल है। तो हाफ सर्किल है तो कह रहा है कि कुल तार की लंबाई क्या होगी। मतलब ये हुआ ना कि इस तार को अगर हम खोल के ऐसे ऐसे इस तार को अगर हम खोलें तो ये ऐसे कितना लंबा ये तार होगा। मतलब ये हुआ, ये छोटा वाला पार्ट मान लेते हैं इतना है, फिर ये वाला पार्ट इतना बड़ा हो गया, फिर इसको खोला, फिर जब हमने इसको खोला तो ये इतना लंबा हो गया, फिर जब हमने इसको खोला तो इतना लंबा हो गया। इस तरीके से करके जब ये 13 सेमी सर्कल खुलेंगे तो तार कितना लंबा होगा। और आप जानते हैं कि ये जो है आधी सर्किल है, यानी अर्धवृत्त है। तो पूरे वृत्त की जो परिधि होती है यानी सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है, ठीक है। तो आधे यानी हेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त की जो परिमाप क्या होगा, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा या अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, πr होगी। समझ में बात आ रही है? अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, πr होगी। अब जरा इसको हम लोग दोबारा से सही से देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन ये कहा गया है कि ये कितना लंबा तार होगा। तार तो हम तब निकालेंगे ना जब हम ये पता करें कि ये अर्धवृत्त जो है इसकी त्रिज्या क्या है। तो देखिए त्रिज्या जो दिया हुआ है वो 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 0.5 है, ठीक है। और फिर अगले वाले की कह रहा है 1 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से फिर ये यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगले वाले की 1.5 यानी यहाँ से यहाँ तक की 1.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ये बढ़ता चला गया है। तो जब ये ऐसे बढ़ता चला गया है तो सारे अगर हम सारे ही को के अर्थ परिमाप को अगर हम जोड़ लें यानी सेमी सरकमफ्रेंस को अगर हम जोड़ दें तो हमारे तार की लंबाई आ जाएगी। तो आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में कुछ हिंट भी दे दिया गया है कि ए बी है ना, ऐसे करके इनके सेंटर मान लिए गए हैं और लंबाइयाँ L1 L2 L3 दे दिया गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्रमशः करके लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार L1 की वैल्यू हो जाएगी πr1, सही है ना, और L2 की वैल्यू हो जाएगी πr2। तो L1 की वैल्यू πr1, यहाँ पर हम थोड़ा फिर से लिखते हैं। तो L1 की वैल्यू हो जाएगी पाई। अब R1 क्या है, R1 हमारा है 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 को हम 1.2 कर दे रहे हैं, 1/2 कर दे रहे हैं, यानी ये हो गया π/2। कितना हो गया, π/2, ठीक है। अब पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 यहाँ दी गई है कि 22/7 लिखो, तो आप 22 यहाँ पर लिख लीजिए 22/7 और मल्टीप्लाई 1/2 यानी भाग है ना, 2 से काटा तो 11, यानी 11/7 आ रहा है। क्लियर। तो L2 निकाल लो, L2 की वैल्यू हो जाएगी πr2। तो πr2 मतलब 22/7 27/2 और R2 अब देखिए 1 सेंटीमीटर हो गया। R2 कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, यानी कि हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुल मिला जुला के 22/7 ही रह जाएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कितना होगा, तो 72/7 है, तो 22/7। अब नेक्स्ट वाला अगर हम एक और ले लें, L3 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, πr3। अब πr3 का मतलब 22/7 तो ठीक है, और R3 है हमारे पास कितना, 1.5 है। तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। तो अब अगर आप इसको कट करिए, ये कट करिए तो 11 हो गया, यानी हो गया 11×3 33, 33/7, ठीक है। तो ये हमारे पास ये AP है कि नहीं है, पहले ये भी तो देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए AP है कि नहीं। लेकिन ये AP में है क्योंकि देखिए सिर्फ 5.5 बढ़ रहा, फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे चेक कर लें कि ये AP में है या AP में नहीं है। तो हमको D निकालना चाहिए, तो इसलिए L2 - L1 देख लेंगे हम लोग।
तो L2 है 22/7 माइनस 11/7। तो देखिए ये बचा कितना, 11/7 बचा, ठीक है, 12 में से क्या है। फिर L3 माइनस L2 निकाल लेंगे हम। L3 हमारे पास 33/7 माइनस 22/7। देखिए इसको भी लेस किया तो कितना हो गया, 11/7। इसका मतलब है कि हमारा ये जो है AP में है, ठीक है, चूँकि ये D क्या है हमारा जो यानी कि ये क्या है AP में है। AP में क्यों है, क्योंकि हमारा D बराबर है, D की वैल्यू कितनी आ रही है 11/7, 11/7, ठीक है। तो सवाल में अब आगे क्या लिखेंगे, सवाल में आगे कुछ नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे A की वैल्यू जो A1 है वही πr1 है ना, उसकी वैल्यू हम लोग पास कितनी आई है 11/7 आई है। और जो हमारा D है वो भी कितना है 11/7 ही है, ठीक है। अच्छा N क्या है हमारे पास, N कुल 13 अर्धवृत्त बता रहा है, इसलिए N कितना है 13। क्लियर हो गई बात। और हमको निकालना क्या है, कुल की लंबाई निकालना है, यानी कि S13 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ रह गई, लिख देना चाहिए वैसे कि ये यहाँ लिख लीजिए हम लोग, ये सरकमफ्रेंस, इंग्लिश में लिख लीजिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या हिंदी में लिख लीजिएगा वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो अर्ध परिधि बराबर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2πr, और अपान 2 से कैंसिल यानी πr, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसको क्या करिएगा आप लिख लीजिएगा, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। सर्कल की सरकमफ्रेंस जो होती है वो 2πr होती है, यानी हिंदी में कह लीजिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी 2πr/2 यानी πr। तो यही है अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है ना, प्रश्नानुसार, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हिंदी में लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार। क्लियर, समझ में बात आ रही है। तो अब हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमारे पास सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, सब कुछ दे दिया गया है, बस आप लिख लीजिए S13 बराबर 13/2। अच्छा फार्मूला आप लिख लीजिएगा, SN बराबर n/2 है ना, फार्मूला लिख लीजिएगा, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा 2 × 11/7 और प्लस 13 माइनस 1 × D कितना है 11/7, ठीक है। तो ये 13/2 अंदर ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 22/7, और ये कितना हो जाएगा 13 में से क्या 12, तो 12 में 11 गुणा कर दीजिए, 12 की रही में 11 दूनी 22, 11 कम में 11 और 2 13, 132/7, ठीक है। फिर से देख लीजिए 13/2 या 13/2 मल्टीप्लाई, ये दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, 154 हो जाएगा, 2 2 4 3 2 5 हो गया अपान 7। तो ज़रा चेक करो यहाँ पर 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 बार जा रहा है, और ये कटेगा नहीं, लेकिन 2 से तो ये कटेगा ना, कितना 11 में 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 3 33, और 11 कम में 11 और 3 14, ठीक है, यानी 143। तो 143 सेंटीमीटर ये S13 की वैल्यू आ गई, यानी कुल धागे की या स्पाइरल की या सर्किल की लंबाई कितनी होगी 143 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हो गई बात, उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 200 लट्ठे हैं लकड़ी का, और ये ऐसे देख रहे हैं ना ढेर पे रखा गया है, और जो नीचे वाली लास्ट लाइन है उसमें 20 लट्ठे हैं, ये आखिरी लाइन जिसको हम L कहते हैं, ठीक है। तो L में यानी उसी को हम AN भी कहेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 19 लगा रहे हैं। तो और कुल कितने लट्ठे हैं 200, यानी कि अगर हम बात करें तो S की वैल्यू जो है वो 200 है, ठीक है। एक तो बात ये, दूसरी ये जो है कि लास्ट में यानी जो लास्ट टर्म है उसमें कुल कितने लट्ठे हैं 20 लट्ठे हैं, कितने हैं 20 हैं, देखिए यहाँ लास्ट में 20 है, निचले वाले एकदम नीचे वाले इसमें। अच्छा हर लट्ठे में जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऐसे जब भी ऊपर जा रहे हैं तो एक लट्ठा कम हो रहा है, मतलब कि डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस का मतलब डिफरेंस यानी कि जिसको हम सारवंतर कह रहे हैं वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। जैसे एक वाले में 20 है, अगले वाले में 19 हो गया, भाई ये नीचे से चल रहे हैं ना ऐसे,
यानी आप इसको ऐसे समझिए, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि A19 और A20 माइनस A19, तो A20 में 20 लट्ठे, A19 में माइनस 19 लट्ठे, कितना हो गया? 1 हो गया। अब ऐसे ही ये चलता जा रहा, तो इसी को हम क्या कहेंगे? D कहेंगे, मतलब D की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। समझ में बात आ रही है? अच्छा, अब ये हमको नहीं पता है इसमें कि कुल कितने, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़िए गौर से, कितनी पंक्तियां में रखे गए, यानी हमें n नहीं पता है, पहली बात। दूसरी बात ये नहीं पता है कि ऊपरी वाली, यानी जो एकदम लास्ट में नहीं, जब जब ऐसे ढेर लगता चला जाएगा तो जो सबसे पहली वाली जो रॉ होगी उसमें कुल कितना लट्ठा होगा वो भी नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता कि ऊपरी ऊपरी रॉ में है क्या चीज़, यानी A1 नहीं पता है। तो हमें देखिए यहाँ दो दो चीज़ें नहीं मालूम है, और अब हमको सवाल लगाना है, तो सवाल लगाने के लिए हमें यहाँ दो फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दो दो चीज़ नहीं मालूम है, और किसी भी एक फार्मूले से दो अननोन वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं सवाल। तो सबसे पहले हम लोग an बराबर जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अच्छा, an की वैल्यू है 20, a की वैल्यू नहीं मालूम है, n की वैल्यू नहीं मालूम है, और d की वैल्यू 1 मालूम है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये एक समीकरण नंबर 1 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 ऐसे हम लिख लें, a प्लस n माइनस 1, और ये 20 को 20 हो गया। अब ये 1 इधर ले आके जोड़ दो, 21 हो जाएगा, यानी a प्लस n की वैल्यू 20 और 1 मिल के कितना हो गई? 21, यानी a प्लस n की वैल्यू कितनी हो गई? 21 हो गई। ये हो गया एक नंबर इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब हम लोग S20 से देखें तो देखिए S20 200 का मतलब होता है कि a/2 और a प्लस an। ठीक है, अच्छा ये हमको मालूम है, ओह सॉरी, यहाँ पर ये n नहीं मालूम है ना, n नहीं मालूम है, सॉरी, ये n है, n मालूम नहीं है, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 200। n तो मालूम है नहीं, a भी नहीं मालूम है, और an मालूम है कितना? 20। ठीक है, तो इतना उतार लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ज़रा इसको सही करिए, 200 किधर गुणा कर दिए तो ये हो गया 400 बराबर n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो an और प्लस 20n। क्लियर? तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 भाई साहब। अब इन दोनों को हम क्या करें, ये पहला और दूसरे को क्या करें, हल कर दें। तो यहाँ लिख लीजिए a प्लस n इज इक्वल टू 21 और an प्लस 20n की वैल्यू 400। तो देखो कुछ किसी को भी बराबर कर लो, ऊपर नीचे में किसी को भी बराबर कर लो, तो हम लोग किसको बराबर करें? ऊपर अगर हम n का मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर अगर हम n का मल्टीप्लाई करें तो an कैंसिल हो जाएगा, तो कर लो मल्टीप्लाई। तो सवाल को कैसे लगाया जाए, ज़रा कोशिश करो। तो ये देखो, ये एक जो है द्विघात समीकरण बनेगा, और बिना द्विघात समीकरण बने सवाल हल नहीं होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या बनेगा? द्विघात समीकरण। दो घात समीकरण क्यों बनने वाला है? तो बच्चों देखो, यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम इस विधि से अपनाएं तो भी ठीक है, और अगर हम चाहें तो देखो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देखो, यहाँ गुणा करना एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि a या n की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 21 माइनस n हो जाएगा। क्लियर? अब इसी 21 माइनस n को ना यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, n/2, और यहाँ हो जाएगा 21 माइनस n और प्लस 20। तो देखो ये 20 और 21 मिल के 41 हो जाते हैं, 41 हो जाएंगे, और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 800 हो, 400, सॉरी यहाँ पर 200 था ना, यहाँ पे ये कितना है, 200 है ना, 200, तो ये 2 दूनी 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा n, यहाँ पर देखो 20 और 1 41 होता है, तो यानी n, और यहाँ हो जाएगा 41 माइनस n, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ करें सॉल्व, तो ज़रा इन सबको इधर लाओ, तो ये दोनों इधर लाओ, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 इज इक्वल टू कितना, 0।
तो देखो यहाँ पर ये 41 है, यहाँ 400 है, क्या करें कि 41 और 400 आ जाए। तो 25 और 16 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 भी होगा और 25 और 16 मिल के 41 भी हो जाएंगे। ठीक है, 25/200, 25/200 यानी n स्क्वायर -16n और -25n प्लस 400 बराबर 0। n कॉमन लिया तो n-16 और -25 कॉमन लिया तो n-16। तो यहाँ पर हो जाएगा n-16 और n-25, ठीक है, बराबर 0। तो देखो n-16 बराबर 0 तो n बराबर 16, फिर n-25 बराबर 0 तो n बराबर 25। अब दो वैल्यू आ गए, कौन n चाहिए कौन n नहीं चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर भी एराइज होता है कि कौन सा n हमें चाहिए और कौन सा n हमें नहीं चाहिए। सवाल यहाँ से, तो कौन सा n चाहिए, तो जिसमें अगर हम अब जरा हम n की वैल्यू पहले यहाँ रख कर देखें। देखो ये a की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो a की वैल्यू हम दोनों रख कर निकालेंगे। जरा सवाल को समझो, a की वैल्यू हम दोनों रख कर निकालेंगे, यानी a बराबर होता है 21 माइनस n दिया है। अब अगर हम पहली वैल्यू रखें तो 21 माइनस 16, तो a की वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। अब हम दूसरी रखें कि 21 माइनस n, जबकि n बराबर 25, तो a बराबर 21 माइनस 25, तो a बराबर -4, जो कि ये पॉसिबल नहीं। आप ही सोचिए कि लास्ट लखे में क्या -4 का होता है जी, -4 क्या उधार, नहीं गलत है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ आप लिखेंगे a इज इक्वल टू नॉट, a इज इक्वल टू 4 इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल का मतलब समझते हैं, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है भाई, निगेटिव में थोड़ी ना होगा, लकड़ी है वो, कोई उधार थोड़ी ना है कि नया माइनस में चला जाएगा। इसलिए हम क्या लेंगे, हेंस, इंग्लिश में लिखेंगे हेंस वी टेक a इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 6, यानी कि हम n की वैल्यू 16 और a की वैल्यू 5 लेंगे। समझ में बात आ रही, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, यह संभव नहीं है। अतः हम a बराबर 5 तथा n बराबर 16 लेंगे। और जब a बराबर 5 और n बराबर 16 लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आखिरी लट्ठा, आखिरी जो पहला मतलब ऊपर से पहला नंबर होगा उसमें होंगे 5 लकड़ी के लट्ठे होंगे। ठीक है, समझ में बात आ रही। और कुल जो रॉ लगेगी नीचे से लगाए ऊपर तक, उसकी जो संख्या होगी वो 16 होगी। फिर से समझते हैं, तस्वीर को देख के समझिए। देखिए यहाँ तस्वीर है ना, यानी कि ये जब ऊपर आप चलते चले जाएंगे तो जो पहला रॉ होगा उसमें 5 लट्ठे आएंगे। ठीक है, और ये टोटल कितनी ऊंची चली जाएगी, 16, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 16। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि एक ये दौड़ हो रही है, प्रतियोगिता हो रही है। तो यहाँ से करना ये है कि इसमें चक्कर ये है कि ये लड़की है, इसको क्या करना है कि यहाँ पर ये पहला जो है ना 5 मीटर दूरी पर यहाँ पर पहला आलू रखा गया है, फिर 3 मीटर दूरी पर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर ऐसे रखा गया है। अब इस लड़की से ये कहा गया है कि पहले ये यहाँ से एक आलू उठाए इसमें डाल दे, फिर वो यहाँ से यहाँ जाए, फिर उठाए और फिर इसमें डाल दे, फिर वो यहाँ से यहाँ जाए और फिर आलू उठाए और फिर इसमें डाल दे, फिर वो यहाँ से यहाँ आए, फिर आलू उठाए, फिर इसमें डाल दे। तो ये इस तरीके से कह रहा है कि 5 मिनट पहला आलू सीधी रेखा 3 मीटर, तो इस प्रकार 10 आलू रखे गए। यहाँ से यहाँ तक कुल मिला के 10 पोटैटोज हैं, 10 आलू रखे गए हैं। तो करना यहाँ देखिए वही लिखा हुआ है कि पहले वो वापस आकर बाल्टी में डालती है, फिर दूसरा उठाती है, वापस आती है, फिर बाल्टी में डालती है, ऐसा करती रहती है जब तक कि वो कुल मिला जुला के उसने कितनी लंबी दौड़ लगाया। तो देखिए पहले तो वो यहाँ से यहाँ तक आई 5 मीटर, ठीक है ना, फिर ये यहाँ से यहाँ तक गई 5 मीटर, तो 10 मीटर दौड़ हो गई। अब फिर यहाँ से यहाँ तक आएगी तो 8 मीटर आएगी, 5 3 8, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 8 मीटर दौड़ जाएगी, यानी 16 मीटर और 10 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक आएगी तो 8 3 11 मीटर आएगी, फिर 11 मीटर जाएगी। तो इस तरीके से करके अगर आप जोड़ने लगेंगे तब तो आप जोड़ते ही रह जाएंगे,
और सुबह से हो जाएगी शाम। तो आप करें फिर क्या? तो इसलिए जो है प्रश्न के अनुसार लिखने के बाद से आपको जो है कुछ नहीं करना है, सवाल के नीचे हिंट दे दिया गया है, उसी हिसाब से आपको जो है सवाल को देखना है जैसे हिंट दे दिया गया है। क्लियर हो गई? तो हिंट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को चलेंगे। जैसा हिंट दे दिया गया है तो हिंट के हिसाब से यहाँ पर आप कुछ नहीं करना, यहाँ आप लिख लीजिएगा प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो पहला उसका दौड़ना होगा, यानी पहला जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना करेगी, हर बार इधर आएगी फिर जाएगी, यानी 2 × 5 कर दें, यानी जो पहला होगा वो 2 × 5 होगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। समझ में बात आ रही? यही आपको हिंदी में लिखना है, और जो इंग्लिश वाले होंगे उसकी उनके कॉपी किताब पे इंग्लिश में दिया होगा। ठीक है, तो ये लिखना है, ये पहला हो गया। फिर दूसरा क्या होगा, 2 × 5, और 5 में 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, 5 3 8 दूनी 16। फिर तीसरा क्या होगा, 5 में 3 और +3 जोड़ देंगे तो 8, 6 5 11 दूनी 22 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो पहली है 10, दूसरी है 16, फिर है 22, इसी तरीके से हो जाएगा 28, और ये चलता चला जाएगा जब तक कि आलू पूरे उठ न जाए। तो हमें तो ये नहीं मालूम है ना कि आखिर में क्या है। इसका मतलब पहला पद मालूम हो गया है और डी भी मालूम हो गया। कुल मिला जुला के 10 आलू हैं, इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसलिए ए बराबर यहाँ लिख लेंगे हम 10, और डी की वैल्यू हो जाएगी 16 - 10 बराबर 6, और एन हो जाएगा कुल मिला जुला के 10। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो हमको कुल आलुओं की संख्या ज्ञात करनी है, यानी एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ S10 लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 10/2। यहाँ फार्मूला लिख लीजिएगा, SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये फार्मूला आप लिख लिया करिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए, अभी तो मैंने लिख दिया। 2 × a मतलब 10, प्लस n की वैल्यू है 10 - 1, और d की वैल्यू है 6। तो 2 × 10 × 10 - 1, 2 × 10 + 10 - 1 × 6। इसको कैंसिल किया तो 5, यहाँ हो गया 5, ये हो गया कितना, 10 दूनी 20, और 9 बचा ना, 9 छक्के 54, यानी 9 6 54। तो ये हो गया 5 × 74, और 75 दूना 150, एक कम है, यानी 1। भाई 54 और 20 कितना होता है यार, 74 होता है ना। तो 74 में 5 में गुणा कर दो, अरे 10 का गुणा करके आधा कर दो यार। 740 का आधा कितना होता है, 370, 37 दूना 74। ठीक है, यानी कि 370। तो इस तरीके से वो 370 मीटर की दौड़ लड़की लगा लेगी। तो बच्चों इस तरीके से 5.3 लेसन जो हो गया वो हो गया आपका पूरा। इसको उतार लीजिए। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन लेसन नंबर 5.4 पर। देखिए जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ इसमें का मैंने पिछली वीडियो आप देखेंगे, पिछली वीडियो से पहले वाली वीडियो आप देखिएगा, यानी ये पार्ट नंबर 8 है ना, तो पार्ट नंबर 6 देखिएगा, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने लगा रखा है। फिर भी मैं यहाँ पर इसको दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि बताओ कि अगर AP इस तरीके से है, 121 है, फिर 117 है, फिर 113 है, ये ऐसे घटते हुआ चला जा रहा है, तो जाते जाते ये घट रहा है ना, तो कोई तो ऐसा टर्म आएगा ना जहाँ वो 0 हो जाएगा। तो बस उसी को मालूम करना है कि चौथे नंबर वाला टर्म 0 होगा। उस वक्त an जो होगा वो हर हाल में 0 से क्या होगा, छोटा होगा। और an का मतलब क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। ये हर हाल में 0 से छोटा होगा। तो देखो यहाँ पर a जो है हमारा 121 है, ठीक है, और n की वैल्यू जो होगी वो हमें मालूम नहीं है, तो छोड़ देंगे भाई, n तो मालूम नहीं है, वही तो निकालना। और d कितना होगा, आप घटा लीजिए, यहाँ पे d निकाल लीजिए, 117 - 121, यानी कितना, -4। तो d की वैल्यू हो गई आपकी -4। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लिख लीजिए 121, और माइनस, देखो 4 का n में मल्टीप्लाई किया तो -4n हो गया, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो +4 हो गया। समझ में बात आ रही है? तो यहाँ पर हो गया 121 और 4 125 -4n, ये हो गया, ये n इधर चला जाएगा, तो 125 इज लेस देन 4n, n 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 125/4 लेस देन n। तो यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा,
4 से भाग दो तो 25 चौको 100, 26 31, 30 चौको 100 यानी 31, 31 एंड 1/4 इज लेस देन n। तो देखो ये 31 से ज़्यादा है इसलिए वो 32वां टर्म होगा। तो पहला पद कौन सा होगा, यानी चूंकि 31 से ज़्यादा है ना इसलिए 32nd टर्म होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, और हिंदी में लिखेंगे 32वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। समझ में बात आ रही है। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऋणात्मक पद होगा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि 32nd टर्म विल बी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, 32nd टर्म विल बी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। एपी के तीसरे, क्वेश्चन नंबर 2 यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तीसरे मतलब A3 और सातवें मतलब A7 का जोड़ है 6 और उनका गुणनफल 8 है, यानी कि A3 मल्टीप्लाई A7 की वैल्यू है 8। तो AP के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करो, यानी कि कह रहा है S16 की वैल्यू फाइंड करो। 16 पद का मतलब कि यहाँ पर n 16 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा, 16। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लें और इसमें से सब निकाल कर हम लोग इसमें क्या करें, पुट कर दें। आप जानते हैं ना कि अगर Sn लिखना होगा तो हमें चाहिए क्या, n चाहिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो n तो हमें 16 है, 16 मिल जाएगा, 16 यहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन a और d नहीं मालूम है। कहाँ से लाएंगे, वो इन दोनों से लाएंगे। समझ में बात आ रही है, इन दोनों से लाएंगे। अच्छा A3 का मतलब क्या होता है, हम एक को लिख रहे हैं, आप समझें। देखिए A3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मतलब क्या, 3 है, तो 3 यानी 2 यानी कि a प्लस 2d। समझ में बात आ गई। ये आप साइड में रफ के तरफ से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आइए चलिए लिखते हैं। तो A3 बराबर ये हो गया। अच्छा A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 6d। ठीक है, तो ये आपने साइड में लिख लिया। अब आप यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप फिर से लिखिए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, a प्लस 2d फिर प्लस a प्लस 6d बराबर 6। तो ज़रा जोड़ो तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8d बराबर 6। 2 से कट कर दो तो a प्लस 4d बराबर 3। ये एक नंबर इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा वाला हल करते हैं। ये दूसरा वाला, ये तो हो गया। दूसरा का क्या है, a प्लस 2d मल्टीप्लाई a प्लस 6d बराबर 8। देखो मल्टीप्लाई कर दो, पहले a का करो तो a स्क्वायर, फिर a का d में किया तो 6ad प्लस 2d का किया तो 2ad, फिर 2ad का इसमें किया तो 6 दूनी 12d स्क्वायर बराबर कितना, 8। ठीक है, अब देखो इसमें से ना a की वैल्यू निकालो और इसमें रख दो। भाई देखो यही करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोगों को टेढ़ा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन आपको हर हाल में सवाल को ऐसे ही लगाना ही पड़ेगा। नहीं समझ में बात आ रही है ना। a की वैल्यू का लिखना पड़ेगा 3 माइनस, यहाँ से a की वैल्यू का करेंगे 3 माइनस 4d निकालो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ यानी प्रतिस्थापन विधि लगाओ और इस a की वैल्यू इसमें क्या करो, रख दो। समझ में नहीं आई बात। अरे यार इस a की वैल्यू है 3 माइनस 4d, इसमें रख दिया जाए और सवाल को लगा लिया जाए। चलिए लगाते हैं, आप घबराइए नहीं, सवाल को समझिए। मैंने क्या किया है, बस यहाँ पर ये a की जगह 3 माइनस 4d रखना है, रखो। इसमें चिंता किस बात की है, क्या रखना है, हाँ पुटिंग द वैल्यू लिख लीजिएगा। हिंदी में कह रहे हैं, इंग्लिश में और हिंदी में लिख लिया, मान रखने पर एक। तो 3 माइनस 4d का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 माइनस 4d, और ये d है ही है तो 6d इंटू 3 माइनस 4d प्लस, अच्छा यार 6 दो 8 कर लेते हैं ना, ये 6 दो कितना कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं ना डायरेक्ट, 8।
और प्लस 12d² बराबर 8। तो देखो ये हो जाएगा a² प्लस b², ठीक है, माइनस 2ad, तो 2a, 2 2 2 2 2 चौको 8 तरीके, 2 3 6 चौको 24d, ठीक है, प्लस 8 तरीके 24d, ठीक है, 8 चौको 32d² प्लस 12d² बराबर 8। अब देखो इस आप दो लोग तो घट गए। अब देखो 12 और 16, 12 28 होता है, 32 में से 28 निकल गया, माइनस 4d² बचा, बराबर बचा 8। 5 भी साहब इधर चले जाएंगे, तो माइनस 4d² की वैल्यू 8 माइनस 9, तो d² की वैल्यू यहाँ पर -1 और अपान -4, यानी ये कैंसिल, तो d की वैल्यू √1/4 यानी कि ±1/2। मैंने एक बार बताया था ना, रूट हटाते हैं तो यहाँ पर +-2 लिखते हैं, क्योंकि -2 का भी वर्ग 2 होगा, +2 का भी वर्ग कितना होगा, 2 होगा। तो ये हो गया d की वैल्यू +-1/2। तो अब हम लोगों को जब d की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो अब हमको देरी क्या है, पहला वाला समीकरण देखें और उसमें उठा के रख दें, ठीक है। a भी तो निकालना है ना अभी, तो a की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 3 - 4d है, a बराबर 3 - 4d है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा मान रखने पर, इंग्लिश में रख लीजिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा मान रखने पर, और इंग्लिश में लिख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू d इन इक्वेशन नंबर a = 3 - 4d। तो 3 - 4 × 1/2, 2 से 2 काटा, यानी 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो a की वैल्यू आ गई 1। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? a की वैल्यू 1 भी आएगी और a की वैल्यू एक और भी आएगी, क्या आएगी वो भी देख लिया जाए। a बराबर 3 - 4 × -1/2, ठीक है, तो 2 से इसको काटा तो 2 आया, यानी -2, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 3 + 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो इस तरीके से a की वैल्यू जो है वो आ रही है 1 भी, और a की वैल्यू जो आ रही है वो 5 भी आ रही है, दोनों आ रही है। तो हम दोनों से सवाल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को हमको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आइए दोबारा से पढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे ना, ये किसी एपी के तीसरे और 7वें पद, एपी के प्रथम 16 पदों का योग, तो प्रथम 16 पदों का योग अगर हम 1 लें तो भी, और कितना लें, 1 भी लेके, और 1 भी लेके देखेंगे और 5 भी लेके देखेंगे, दोनों को लेके देखना पड़ेगा। तो बच्चों हमें जो है दोनों लेके देखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही 2 वैल्यू आ रही है, तो हमें दोनों लेना। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे वैल्यू हम लोगों को किसकी निकालनी थी, एस, यहाँ पर लिखा है ना मैंने, S16 निकालना है। क्या निकालना है, S16। तो देखो S16 बराबर हो जाएगा 16/2, फार्मूला आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखूंगा। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा n बराबर 16, a बराबर 1 और d बराबर 1/2 ले लेना, प्लस ले लेते हैं। इसमें जब हम 1 लेंगे तो d +1/2 लिया था, तो d की वैल्यू +1/2 लिखेंगे, और भाई इसमें हमने +1/2 लिया है तो d +1/2 लिखेंगे, जिसमें -1/2 लिया इसमें माइनस लिया तो माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पर d, और फार्मूला आप जो है लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगी 2a का मतलब 2 × 1 प्लस n की वैल्यू 16 है, 16 - 1 गुणे 1/2, 2 8 16, 8 हो गया, यहाँ हो गया 2 प्लस 15 ना, 15/2, तो 2 दूनी 4, यानी 15 4 19, यानी 8 गुणे 19/2, 2 चौको 8, 19 चौक 76, यानी जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आपका आ रहा है 76,
ठीक है, यानी कि 76 जो होंगे वो पहले क्या नाम है आपके ए की वैल्यू जब हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे तब, और अगर हम ए की वैल्यू 1 नहीं रखते हैं, सॉरी 1 की जगह कितना रखते हैं 6 रखते हैं, और डी की वैल्यू -1/2 रखते हैं, तब हमारा आंसर क्या आएगा। तो रख लीजिए, रख के सवाल लगा लीजिए कि हम लगा दें। यार कभी कभी खुद भी कर लिया करिए, कुछ सवाल आप भी लगाया करिए, लेकिन अब आप बोलेंगे तो है नहीं, यहाँ पर बोल तो सकते नहीं हैं, ये वीडियो में यही तो प्रॉब्लम एक है। अब हम यहाँ पर दूसरा लिखेंगे कि n बराबर 16 जबकि a बराबर 5 और d बराबर -1/2 रखने पर, ठीक है, तब क्या होगा, रख लीजिए। इस 16 बराबर 16/2, 2 गुणे 5 प्लस n की वैल्यू 16 - 1 और गुणे -1/2, ठीक है। तो ये हो गया 8, अंदर चलिए 10, अब देखिए 15 में से 1 मल्टीप्लाई किया तो -15/2, 2 दाम में 20, 20 में से 15 गया 5, 5 बचा, तो 8 गुणे 5/2, 2 से काटा 4, 4 बचे 20। उस हिसाब से S16 की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। तो S16 की 2 वैल्यू आ गई, एक हो गई 20 और एक हो गई आपके कितनी 76, ठीक है। तो ये आपका दो तरीके का आंसर आया। क्वेश्चन बड़ा था, आप इसको ज़रा फिर से समझ लीजिए, कुछ है नहीं इसमें। देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, हमको दिया A3 + A7 दिया है, A3 × A7 दे दिया है, तो और S16 निकालना है। Sn की वैल्यू ये होती है, आप जानते हैं, A3 का मतलब A+2D, A7 मतलब A+6, ये मैंने गुणा किया, जैसे जैसे कहा गया था वैसे वैसे किया मैंने। और यहाँ पर आकर हम लोगों ने वैल्यू रखा, यहाँ पर लिख लीजिएगा a बराबर 3 - 4d समीकरण में रखने पर, ये समीकरण है आपका, ये समीकरण है आपका 2 नंबर। समीकरण 2 में मान रखने पर, तो आपने समीकरण 2 में मान रखा, यहाँ पे लिख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू a = 3 - 4d इन इक्वेशन नंबर 2। ये मान रखने के बाद d के 2 मान आता है, एक +½ और एक -½ तो जब आप +½ रखते हैं तो a की वैल्यू 1 आती है, और जब आप -½ रखते हैं तो a की वैल्यू 5 आती है। तो यहाँ पर ज़रा ये देखिए 2 हिस्से में है, आपको इसको ज़रा समझना होगा, ये 2 हिस्से में है, यहाँ पर ये 2 हिस्से में है, ठीक है ना। पहले लिखेंगे d का मान 1/2 रखने पर, फिर लिखेंगे d का मान -1/2 रखने पर, यहाँ लिख लीजिएगा, हम भूल गए हैं, आप लिख लीजिएगा d का मान 1/2 रखने पर, फिर d का मान -1/2 रखने पर। फिर यहाँ पर मैंने ये सब लिख ही दिया है, ये सब आप जो है क्या करिएगा, सब उतार जाइए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से बच्चों ये मैंने आपको बता दिया। अब 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, आपके बुक में 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो ये 3 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो अब लंबी हो रही है, 43 मिनट 44 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो अब बचे हैं सिर्फ 3 क्वेश्चन इसमें बचे हैं, तो कुछ और सवालों के साथ और इन तीनों क्वेश्चनों को और कुछ और मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है हम लेके नया वीडियो हाजिर होंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए, और जितने भी बच्चे हैं उनको बताइए, आपके जितने भी मिलने वाले हैं, जब आप मिलिए तो उनसे कहिए भाई कि चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, पढ़े लिखें, खुश रहें। थैंक यू, गुड बाय।